जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, कल की वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो हमने चर्चा की थी मोहम्मद गौरी की, और उसके आने वाले कार्यकाल के विषय में हमने थोड़ी सी झलक आपको दिखाई थी। अब आगे हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बाद। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। कल की वीडियो में हमने बात की थी कैसे मोहम्मद गौरी ने दोस्तों दिल्ली को जीतकर भारत में पहली बार मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी। और यहां से दोस्तों शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली सल्तनत की। कहां से दोस्तों शुरुआत होती है? तो यहां से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत जो की शुरुआत होती है दोस्तों, वो होती है 1206 से, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 1206 से में। और कब तक चला दिल्ली सल्तनत? 1526 तक चला। जब क्या हुआ कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल शासन की नींव डाली। तो यहां तक दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। अब दिल्ली सल्तनत में हम अगर दोस्तों देखें तो पहला जो राजवंश आया जिसको दोस्तों हम गुलाम वंश सामान्य तौर पर जानते हैं दोस्तों। किस वंश के नाम से जानते हैं? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो कार्यकाल रहा दोस्तों वो 1206 से शुरू होकर के 1290 तक चला। ठीक है दोस्तों, सब में ईस्वी लगा लीजिए। ठीक है, 1206 से 1290 तक जो रहा गुलाम वंश रहा, क्योंकि कई वंशों ने शासन किया पूरे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, अब जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो हम बात करेंगे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसको मैंने ऊपर रख रखा है कि ऐबक का जो कार्यकाल है वो 1206 से दोस्तों 1210 तक है। कहां तक है? 1206 से 1210 तक। क्लियर है? तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ऐबक का आपको हम दोस्तों परिचय कराएंगे कि ऐबक कौन था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जब पृथ्वीराज चौहान ने जीता, पृथ्वीराज चौहान को हरा करके मोहम्मद गौरी ने विजय हासिल की, तो उसके जो जितने भी विजित प्रदेश थे जिनको उसने जीत रखा था, उनका जो शासन प्रबंधन उसने सौंपा वो दोस्तों किसको सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। एक स्वाभाविक सी बात है कि जो जिसका विश्वास पात्र सबसे ज्यादा होता है वह उसी को अपना आने वाला उत्तराधिकारी दोस्तों बनाता है। लेकिन अगर उसके पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक की व्यक्तिगत जीवन की बात दोस्तों हम करें तो इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ऐबक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तुर्किस्तान में। कहां हुआ था? तुर्किस्तान में। और इस समय अगर हम देखें तो दोस्तों जो गुलाम प्रथा थी कि गुलामों को रखा जाता था, उनका खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा की जाती थी, और उन गुलामों का दोस्तों महत्व तो बहुत ज्यादा होता था, जो घुड़सवारी करने में, धनुर्विद्या में, तलवारबाजी में, यानी जिनके अंदर सैन्य लक्षण बहुत ज्यादा होते थे, उनका रेट भी बहुत हाई होता था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने सारी युद्ध विद्या वगैरह इसने सीखी थी, जिसके कारण इसका जो रेट था मार्केट में काफी ज्यादा हाई था और ये कई बार खरीदा बेचा गया। मगर अंतिम रूप से अगर हम बात करें जिसने इसके जीवन में परिवर्तन लाया तो वो लाने वाला व्यक्ति था दोस्तों मोहम्मद गौरी। ठीक है दोस्तों, उसने क्या किया? इसको खरीदा। ठीक है, और यानी कि एक गुलाम था और इसको गुलाम के रूप में किसने खरीदा? तो इसको गुलाम के रूप में खरीदा था मोहम्मद गौरी ने। उसने जब इसकी प्रतिभा देखी तो इससे वो काफी ज्यादा दोस्तों प्रभावित हुआ। ठीक है, अगर हम ऐबक की अर्थ की दोस्तों बात करें, ऐबक का अर्थ दोस्तों होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता। आप जितने भी दोस्तों मुस्लिम सिंबल्स देखेंगे उसमें आपको चंद्रमा का महत्व दोस्तों हमेशा आपको अधिक मिलेगा। और अगर आपके हिंदुओं या सनातन धर्म के सिंबल्स को आप प्रतीकों को देखेंगे तो उसमें सूर्य को दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्थान दिया गया है, इसलिए इनके नामों में चंद्रमा का आपको अधिक महत्व मिलेगा। चाहे आप इनके धार्मिक चिन्ह लेंगे, है ना, और अन्य कंट्रीज के भी बहुत सारे चिन्ह लेंगे तो उसमें आपको चंद्रमा मिलता है, लेकिन सूर्य नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप हिंदू देखेंगे जो भी एक बहुत देश है, नेपाल है या अन्य जहां पर रहते हैं, तो वहां पर अगर आपको असर मिलेगा तो आपको सूर्य का ही दोस्तों असर मिलेगा। ठीक है, तो ऐबक का दोस्तों अर्थ क्या होता है? ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है दोस्तों, अब जब ये मोहम्मद गौरी से मिला, इसने खरीदा,
तो उसके जीवन में दोस्तों एक महान परिवर्तन आया। महान परिवर्तन का अर्थ ये होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक अभी इधर उधर खरीदा बेचा जा रहा था, एक वस्तु के जैसा था, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इसके जीवन में दोस्तों एक परिवर्तन किया और इसको एक पद दिया जो काफी ज्यादा उस समय महत्व रखता था, जिसको बोलते थे अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर। ये बहुत बार आपके एग्जाम में भी दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा पद दिया था, तो दोस्तों दिया था अमीर ए आखूर। ठीक है, अमीर ए आखूर क्या होता है दोस्तों, जो शाही घुड़साल होती है, शाही घुड़साल होती है, इसको जो दोस्तों देखभाल वगैरह करता है ना, वही कि शाही घुड़साल का दोस्तों अधिकारी, शाही घुड़साल का अधिकारी, पूरी देख रेख उनका ख्याल रखना, है ना, ये सारे जो कार्य होते थे वो किसके होते थे, अमीर ए आखूर के दोस्तों होते थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कि आपको बातें जो दोस्तों हैं वो काफी ज्यादा पसंद आई होंगी और एक एक पॉइंट को अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे साथ में तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अगर दोस्तों हम मोहम्मद गौरी की बात करें तो ये मध्य एशिया में बहुत ज्यादा दोस्तों बिजी रहा। मध्य एशिया में बिजी होने के कारण जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो प्रभाव था दोस्तों वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था भारत में, क्योंकि जब तराइन के 2-3 युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया तो जितने भी उसके विजित प्रदेश थे उनका जो रक्षक बनाया उसने, किसको बनाया, ऐबक को ही बनाया। और जब तक इसका राज्याभिषेक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जब तक नहीं हुआ तब तक ये कार्य करता रहा मलिक एवं सिपह सालार के रूप में, सिपह सालार के रूप में तब तक कार्य करता रहा मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में जब तक इसका राज्याभिषेक दोस्तों नहीं हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। पहले कौन सा पद दोस्तों दिया था, अमीर ए आखूर, और यह तब तक इस पद पर कार्य करता रहा दोस्तों जब तक इसका राज्याभिषेक नहीं हो गया। आगे हम बात करें दोस्तों तो 1200 कब तक ये गुलाम रहा, 1208 तक ये गुलाम रहा, क्योंकि 1208 में दोस्तों जो मोहम्मद गौरी का भतीजा था जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद, नाम याद रखिएगा दोस्तों, गयासुद्दीन महमूद, इसने क्या किया, इसको एक राजपत्र दिया, किसको, ऐबक को एक राजपत्र दिया, और ये राजपत्र काहे का था, गुलामी से मुक्ति का, गुलामी से मुक्ति का। ठीक है, यानी जो ऐबक था ये गुलामी से मुक्त दोस्तों हो गया। क्लियर है, कब मुक्त हुआ, 1208 में, और किस माध्यम से, तो 1208 में जो मोहम्मद गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उसने कहा ठीक है भैया बहुत सेवा कर लिए हो, बहुत गुलामी जिंदगी भर सह ली, जाओ अब तुमको हम मुक्त कर लेते हैं। जैसे कहता है ना अमरीश पुरी मूवी में, जा सिमरन जा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वैसे गयासुद्दीन महमूद ने कहा जा ऐबक जा, तुझको मैं गुलामी से मुक्त करता हूं। अगर हम अगले बिंदु पर दोस्तों हम थोड़ी सी हम चर्चा करें तो आप देखेंगे, हाँ आप देखेंगे दोस्तों कि इसका जो राज्याभिषेक की हम थोड़ी सी बात करेंगे तो 1206 में दोस्तों, 1206 में लाहौर में ऐबक का राज्याभिषेक दोस्तों हो गया था। कहाँ हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। अब जो शासन करता था ऐबक दोस्तों लाहौर से ही करता था, और जो अपनी राजधानी बनाई थी वो भी दोस्तों लाहौर को ही बनाई थी। क्लियर है, राजधानी भी किसे बनाया था, ऐबक ने, लाहौर में। यही कारण है कि जो दिल्ली सल्तनत का दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो ऐबक को नहीं बल्कि इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने लाहौर को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, इसने जो अपनी राजधानी के रूप में बनाया था वो दिल्ली को बनाया था, जबकि ऐबक ने इसे लाहौर के रूप में राजधानी के रूप में परिवर्तित किया था। अब थोड़ा सा अन्य बिंदुओं पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर सवाल एग्जाम में आ जाए कि भारत में तुर्की शक्ति का संस्थापक, तुर्की शक्ति का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों तुर्की शक्ति का संस्थापक आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में सवाल आपका पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा अन्य बिंदुओं की हम चर्चा करें तो ऐबक को दोस्तों लाख बख्श भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? लाख बख्श। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। ठीक है, लाख बख्श बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि लाख बख्श किसे कहते हैं दोस्तों? तो लाख बख्श बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि इसने बहुत ही ज्यादा सारा धन, लाखों रुपया दान में दिया था। दूसरा नंबर इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है पील बख्श दोस्तों। क्या? पील बख्श। पील माने दोस्तों हाथी होता है। ठीक है, बहुत सारे हाथी इसने दान किए, जिसके कारण दोस्तों ऐबक को पील बख्श की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले हम बिंदु पर पढ़ेंगे। अगर हम इसके दरबार की दोस्तों बात कर लें, इसके दरबार में दो बहुत ही विद्वान रहते थे, जिनमें से एक का नाम है दोस्तों आपने जरूर सुना होगा, हसन निजामी। ठीक है, हसन निजामी। और एक और दोस्तों नाम है, ठीक है, फखरुद्दीन। क्या नाम है? फखरुद्दीन। ये दो विद्वान थे। ठीक है, ख्वाजा फखरुद्दीन भी इसी के दरबार में रहते थे। अगर थोड़ा सा हम निर्माण कला की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कहाँ प्रारंभ करवाया था? दिल्ली में मेहरौली में स्थित है, मैं यहाँ पर गया भी हूँ। ठीक है, पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो इसने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ तो करवाया था, मगर 1210 में ही इसकी मृत्यु हो जाने के कारण यह जो मीनार थी यह अधूरी रह गई, और इसको जो पूर्ण कंप्लीट करने का दोस्तों जो दायित्व उठाया वो इल्तुतमिश ने उठाया, और इस मीनार को दोस्तों कंप्लीट करवाया। ठीक है, एग्जाम में सवाल पूछ लेता है यहीं से कि जो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, किसकी याद में करवाया? तो इसके नाम में ही आंसर है कुतुब मीनार, यानी दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है दोस्तों, किसकी याद में बनवाया? कुतुबुद्दीन बख्तियार की काकी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों करवाया था। ठीक है, और हम इसके निर्माण कला की दोस्तों हम बात करें तो आपने एक सुना होगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कई बार पूछा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा भाई कहाँ है, किसने बनवाया था? तो अढ़ाई दिन का जो दोस्तों झोपड़ा है ये आपका अजमेर में है दोस्तों, अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में है। कैसे निर्माण करवाया? पहले दोस्तों यहाँ पर आपके जो एक राजा थे, है ना, आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, उनका नाम था विग्रहराज विशल देव। विग्रहराज विशल देव। ठीक है, विग्रहराज विशल देव ने इसी स्थान पर एक संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था। क्या बनवाया था दोस्तों? संस्कृत महाविद्यालय। क्लियर है, संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था। तो इसको पूरा ध्वस्त करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवा दिया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। देखिए, जब ये शासक विदेशी आक्रांता दोस्तों, जब ये हमारे महाविद्यालयों को, हमारे संस्कृत महाविद्यालयों को जब तोड़ते थे तो इनको बड़ी प्रसिद्धि मिलती थी। इनके जो शासक होते थे, जो मुस्लिम शासक होते थे, इनके अनुयायी होते थे, वो बड़ा खुश होते थे, अरे बहुत अच्छा किया, ये लोग बुत परस्त हैं, इन सभी लोगों को जितना हटा सको हटाओ, इनका जितना विनाश कर सको काटो। ठीक है, और दूसरी बिंदु अगर हम ये कहें कि जितना ज्यादा आप इस्लाम का प्रचार कर सके भारत में उतना ज्यादा करें। तो जब ये लोग हमारी बिल्डिंग्स को तोड़ते थे, पुराने मंदिरों को तोड़ते थे, तो अपने लोगों को बहुत खुश करते थे और वो लोग इनका बड़ा समर्थन करते थे कि हाँ भैया तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्लियर है दोस्तों? तो विग्रहराज विशल देव ने दोस्तों संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था अजमेर में, उसी तोड़ करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे एक दो बिंदु की दोस्तों और हम बात करेंगे। तो हाँ, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गया, और मेरे ख्याल से जो एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछता है, ये तो मैंने कुतुब मीनार आपको बता दिया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी बता दिया। ठीक है, हाँ, अगला बिंदु है दोस्तों, हाँ, वो है नालंदा विश्वविद्यालय का। वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों जो था, इसको जो ध्वस्त करने वाला शासक था वो भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहयोगी ही था, जिसका नाम था दोस्तों बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया था? इसको पूरा का पूरा दोस्तों ध्वस्त कर दिया था जब ये
पूर्व के अभियान पर था, तो इसने जा करके दोस्तों उसको पूरा ध्वस्त किया, गिरा दिया, तोड़ दिया, और जो वहां का साहित्य रखा था, संस्कृत साहित्य, उसको पूरा का पूरा दोस्तों इसने जला दिया था। ठीक है, तो इसको जलाया दोस्तों, नालंदा को। अगले बिंदु पर हम बढ़ेंगे। अगर हम इसकी मृत्यु की दोस्तों बात कर ले, मृत्यु, तो दोस्तों भारत में जो पोलो खेल आया और जो पोलो खोज है वो दोस्तों तुर्की लोगों को ही है, पोलो, जिसको एक अन्य नाम से आप जानते हैं चौगान दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? चौगान। ठीक है, यह जब एक खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु दोस्तों हो गई। ठीक है, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु दोस्तों हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खोलते समय। एग्जाम में सवाल पूछेगा, पोलो या चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो वह कौन सा शासक था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बाद जो इसका मकबरा बना दोस्तों, वो भारत में नहीं बना, लाहौर में बना, क्योंकि भारत से इनका प्रेम नहीं था। इनका जो प्रेम था वो लाहौर से था। ठीक है दोस्तों, भारत से प्रेम होता तो भारत की मिट्टी में दफना महसूस करते, वहां की मिट्टी में क्यों दफन होना महसूस करते, है ना। बाबर की भी आखिरी इच्छा थी, मरा तो यहाँ आगरा में मरा, दफना भी दिया गया, मगर कहे नहीं, बाबर की आखिरी इच्छा थी हमको यहाँ नहीं, हमको वहां ले जाओ, गजनी ले जाओ। वहां ले जा करके जब इनको दोबारा खोदा गया तब जा करके इनकी आत्मा को शांति मिली। तो इनके अंदर प्रेम कहाँ है? कहाँ है प्रेम इस देश के प्रति, इस मिट्टी के प्रति? प्रेम तो हमारे और आपके अंदर है कि मर भी जाएंगे तो हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारी मिट्टी को कहीं और ले जाया जाए, किसी अन्य देश में ले जाया जाए। क्यों? जो जिनकी इच्छा होगी उनके अंदर इस देश के प्रति प्रेम नहीं होगा, हमारे इस देश के प्रति प्रेम है। इसलिए हम जब तक जिएंगे शान से जिएंगे, देश के लिए जिएंगे, और मरेंगे भी तो कहेंगे हमको भारत माता की मिट्टी में ही मिलना है। तो हम इन शासकों को कभी भारतीय नहीं मानते, हम उनको भारतीय मानते हैं जो इस देश की तरक्की में अपना बढ़ चढ़ करके योगदान देते हैं। दूसरी बात, इसी मिट्टी में मिलना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम अन्य शासकों की चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। अंत में बस यही, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।